मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं चमकदार सितारों पे नज़र रखती हूँ, सुर्ख बेदाग नज़ारों पे नज़र रखती हूँ। दे के मिट्टी के खिलौने न बहलाओ मुझे, मैं जवानी हूँ, सितारों पे नज़र रखती हूँ। आज एक ऐसी आवाज से मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने 4 दशक तक अपनी मधुर वाणी से रेडियो के श्रोताओं का दिल जीत लिया था। शायद सी मीठी आवाज की मलिका का नाम भी शायद जैसा ही है। जी हाँ, मधु, देवेंद्र कौर मधु। आज की बातचीत उन्हीं के साथ मेरे चैनल पर। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी में आपका आना कैसे हुआ? आकाशवाणी में आने के बारे में तो मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा सपना तो था, मैं हवा में उड़ना चाहती थी, हवा में बोलना नहीं चाहती थी। हालांकि हम रेडियो कॉलोनी में रहा करते थे और रेडियो कॉलोनी के पीछे ही आकाशवाणी का कार्यालय था। मतलब कह सकते हैं कि 2 मिनट का रास्ता था, लेकिन वो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पीछे कोई ऐसा भी कार्यालय है जहाँ से हम रेडियो में जो सुनते हैं वो सब चीज़ें, वो प्रोग्राम वहाँ बनते हैं, वहाँ से ब्रॉडकास्ट होते हैं। मेरी जानकारी में वो सब नहीं था। और मैं बहुत छोटी थी, शायद 10th क्लास में पढ़ती थी मैं। और पायलट बनने के उस शौक़ के कारण मैंने इंदौर फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया था। हवा में उड़ना चाहती थी, लेकिन तब तक मुझे ये नहीं पता था कि उड़ना तो नहीं होगा, लेकिन हवा में बोलने का मौका मुझे ज़रूर मिलेगा। और वो मौका मुझे अचानक मिला, उसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। हम छोटे बच्चे थे, हम खेला करते थे रेडियो कॉलोनी में, बाहर गुल्ली डंडा खेलते थे। और गुल्ली डंडा में मैं अक्सर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया करती थी, 25, 30 वो मांगते हैं उस खेल में जो भी। और मेरे घर के पड़ोस में विनोद कुमार बायस रहा करते थे, जो आकाशवाणी में युववाणी कार्यक्रम देखते थे। प्रोग्राम ऑफिसर थे। और उनके घर में एक और प्रोग्राम ऑफिसर आते थे, वीरेन मुंशी। और उन दिनों शायद 1972 के आसपास की बात है, रेडियो पर विज्ञापन चालू हुए थे नए नए। और वो विनोद बायस और वीरेन मुंशी मिलके ये आकाशवाणी के लिए विज्ञापन बनाया करते थे घर पर। और जो मैं बाहर चिल्लाया करती थी, मेरी आवाज़ सुनकर उन्होंने अचानक एक दिन मुझे बुलाया और कोई विज्ञापन था सिलाई मशीन का, उषा सिलाई मशीन का, और मुझसे कहा कि इसे पढ़ो। मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि मैंने बहुत अच्छा बोला है। उन्होंने थोड़ा सा मुझे बताया, समझाया 1-2 बार करके, और फिर बोला कि आप सुनना, ये रेडियो पर आएगा। इसकी स्क्रिप्ट क्या थी और कैसा बोला आपने? कुछ अच्छे से मुझे याद तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा था कि मज़े से पहनिए कपड़े चुस्त, धागा सिलाई का हो जब दुरुस्त, सिलाई के साथ साथ सिलाई मशीन। फिर सिलाई मशीन के बारे में कुछ विज्ञापन था। मुझे वो पूरे शब्द तो अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उन्होंने वो रिकॉर्ड किया और मुझसे कहा कि कल सुबह सुनना, 7 बजे रेडियो पे आएगा। और दूसरे दिन जब मैंने 7 बजे रेडियो पे अपनी आवाज़ सुनी और अपने घर में सबको कहा कि देखो देखो मेरी आवाज़ आ रही, मेरी आवाज़, हम लोग बड़े खुश हुए सुन के। ऐसे ही उन्होंने फिर किसी दूसरे विज्ञापन के लिए भी एक दिन मुझे पकड़ लिया कि चलो ये बोलो, चलो ये बोलो। कुछ 1-2 विज्ञापनों का सिलसिला चला। उसके बाद एक दिन अचानक उन्होंने मुझे आके कहा कि चलो हमारे साथ आकाशवाणी चलोगी, एक प्रोग्राम करो। तो मैंने कहा कि क्या करना है। उन्होंने बताया। मैंने कहा मैं पूछ के आती हूँ अपने घर में। अपनी माँ से पूछा, माँ ने मना कर दिया पहले तो, लेकिन जब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं चलो, उन्होंने आके माँ से भी कहा, तो माँ ने कहा कि अच्छा जाओ चली जाओ। मैं गई और वो अपने साथ मुझे स्कूटर पे बिठाकर साथ ले गए थे। और वहाँ जाके उन्होंने मुझे 4-5 फिल्मी गाने निकालने के लिए कहा। मैंने लाइब्रेरी में जाके वो गाने निकाले अपनी पसंद के। उनके बारे में कुछ लिखने के लिए कहा। जो मैंने लिखा वो भी वहाँ सबको बहुत पसंद आया, मेरा लिखा हुआ भी, कि आपने बहुत अच्छा लिखा है। और वो प्रोग्राम मैंने किया। और शाम के वक्त जब मैं स्टूडियो में गई और मैंने बोला, सामने एक, जैसा कि आकाशवाणी के स्टूडियो में होता है, सामने अनाउंसर बैठी थी जो रिकॉर्ड बजा रही थी और मैं तो सिर्फ बोल रही थी। और जब वो मैंने बोला तो मैंने देखा कांच के उस तरफ जहाँ अनाउंसर थी, वहाँ आकाशवाणी के कई अधिकारी आके खड़े होके मुझे सुन रहे थे।
मुझे लगा कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, सब क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ इतने गौर से। और जब कार्यक्रम ख़त्म हुआ तब मुझे पता चला, सब मेरे पास आए कि अरे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बोलती हो तुम, ड्रामा ऑडिशन दो, तुम इसका ऑडिशन दो। और लगातार सब मुझसे फॉर्म भरवाया गया, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो। मैंने भर दिए सारे फॉर्म, और उसके बाद मैं एक के बाद एक ऑडिशन देती चली गई, कभी ड्रामा का, कभी कैजुअल अनाउंसर का, और सभी में मैं सिलेक्ट होती गई। और इस तरह से वो सिलसिला चल निकला। मुझे ड्रामा में बुलाने लगे, कैजुअल अनाउंसर के लिए बुलाने लगे। जब फर्स्ट टाइम जो मैंने प्रोग्राम किया था वो मेरी पसंद का संगीत, जिसके लिए मुझे लेके गए थे, उसका 5 रुपए का मनी ऑर्डर घर आया। तो वो 5 रुपए लेकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने पता नहीं कौन सा तीर मार दिया। उसके बाद जो फिर मुझे कैजुअल अनाउंसर के लिए बुलाया गया 14 दिन के लिए, तो उसका मुझे 84 रुपए का चेक मिला। और उस ज़माने में 84 रुपए में सिल्क की साड़ियाँ आ जाती थी 2-2। तो मैं उसी में बहुत खुश थी कि भाई मुझे इतना अच्छा ये मिल रहा है, पारिश्रमिक मिल रहा है। छोटी थी, 10वीं 11वीं, अभी मैं गए मतलब कॉलेज में भी नहीं गई थी, उसके भी पहले की बात बता रही हूँ ये। उसके बाद तो फिर मैंने बीए भी प्राइवेट किया, मैंने एमए भी प्राइवेट किया, और ये जो फ्लाइंग क्लब जाने का सिलसिला छूट गया। फ्लाइंग क्लब जाना छोड़ दिया, मुझे इधर मन लगने लगा। फिर मुझे लगता है कि आपकी किस्मत में ही लिखा था कि आप हवा में उड़ो, चाहे शरीर रूप में या आवाज़ के ज़रिए। इसलिए तो आवाज़ के ज़रिए आपने श्रोताओं के दिल में जगह बनाई। आकाशवाणी के माध्यम से रेडियो की तरंगों से आपकी आवाज़ उड़ती थी, और रेडियो सेट के माध्यम से वो आवाज़ पहुंची है। और तो अगला सवाल मेरा ये है कि पंजाब जालंधर में 30 नवंबर 1955 को आपका जन्म हुआ था, और उसके बाद मेरे पापा तो आर्मी में थे, हम लोग उसके बाद मम्मी हमको लेके, मुझे भी लेके यहाँ आ गई थी महू। अच्छा। और फिर हम लोग महू में ही वहीं मेरी पढ़ाई शुरू हुई। उसके बाद पढ़ाई के बाद मतलब 8th क्लास में जब मैं थी, तब मेरे पापा रिटायर हुए थे, तो हम लोग इंदौर आ गए। मेरे घर में जो वातावरण था उर्दू वाला माहौल था। मेरे मम्मी पापा दोनों की उर्दू बहुत अच्छी थी। मेरे पापा आर्मी में थे, और माँ जो थी वो मेरी पंजाब में की पढ़ी लिखी थी, उनकी भी उर्दू बहुत अच्छी थी। उनके कारण से मुझे भी उर्दू जो था, उर्दू से बहुत लगाव था, उर्दू ज़बान से। मतलब आपको अपनी आवाज़ के लिए, उच्चारण के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो भी है वो आपका नेचुरल है, नेचुरल आवाज़ है। हाँ, वो घर से वो मुझे वो चीज़ें मिली थी। मेरे पापा की अरबी, फ़ारसी, उर्दू ये सभी अच्छी थी। मेरे पापा जो थे वो आर्मी में थे, 2nd वर्ल्ड वॉर में रहे थे, और वो घर में ही शेर व शायरी बहुत बोला करते थे। उनसे मुझे भी वो शौक़ लगा, और मुझे भी वो चीज़ें मिली कि मैं पापा को देख के वो मैं भी वैसे उर्दू मतलब मुझे पढ़नी नहीं आती ना लिखनी आती है, लेकिन उनके कारण से जो उर्दू ज़बान है वो थोड़ी सी मेरे उसमें आई। मतलब आकाशवाणी इंदौर में आप अनाउंसर कब बनी, वो सन क्या था? 72 से तो मैं इसी तरह से कभी युववाणी में, कभी कैजुअल जाया करती थी। 72 के बाद 74 में कुछ वांट्स निकली, और जब मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने फिर मुझे बुला के कहा कि आपकी उम्र अभी कम है। तो मैं शायद उस समय 21 साल मांगी थी, और मैं 21 साल की नहीं थी, कुछ एक 1.5 साल कम थी। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करिए कि नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि पहले के लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट तो होता नहीं था, कि आप अपना नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट एक वो करवाइए, और उसमें आप अपनी 2 साल एज बढ़वा लीजिए। लेकिन मेरे पिताजी ने मना कर दिया कि तुम्हारी एज पहले ही स्कूल में भी ज़्यादा लिखी हुई है, मना कर दिया। तो बात आई गई हो गई, और उस समय मैं अप्लाई नहीं कर सकी 74 में। उस 74 बैच में और दूसरे बहुत सारे, फिर उस समय 4-5 अनाउंसर्स रेडियो में आए थे आकाशवाणी इंदौर में, लेकिन मैं उस समय कैजुअल ही रह गई, क्योंकि मैं अप्लाई ही नहीं कर पाई थी। फिर 76 में फिर से वांट्स निकली। उस समय पूरे मध्य प्रदेश में आकाशवाणी, अंबिकापुर, रायपुर, छतरपुर, सभी जगह अनाउंसर्स की ज़रूरत थी, बहुत सारे स्टेशंस पे। तो फिर वांट्स निकली, और फिर से उस समय मैं बिल्कुल
उसमें आ गई थी, मतलब मेरी एज हो गई थी पूरी, तो मैंने 76 में फिर अप्लाई किया। और वो उसके ऑडिशन हुए थे भोपाल में। और भोपाल जब मैं ऑडिशन देने गई तो वहाँ जिस दिन मैं ऑडिशन के लिए गई उस समय बहुत सारे लोग, कम से कम मुझे लगता है 100-150 लोग वहाँ बैठे हुए थे ऑडिशन देने के लिए। उनमें मैं भी थी। थोड़ा सा मैं घबराई सब लोगों को देख के, इतने लोगों को देख के मुझे लगा कि पता नहीं होना है कि नहीं, पर अब आए हैं तो ठीक है, देना तो था ऑडिशन। बैठ गए, देखा तो कैंडिडेट्स जो आ रहे थे बहुत सारे अपनी सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके आ रहे थे, और मैं बिल्कुल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, एक बस पतली सी फाइल थी मेरी। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे, एक कैंडिडेट आई, वो एक बहुत बड़ा सा झोला लेके आई थी। तो मैंने पूछा कि क्या है, उन्होंने कहा मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। तो मैंने पूछा कि कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, तो उनको जो आकाशवाणी के कार्यक्रम के लिए जो 1-2 कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को उन्होंने फ्रेम करवा रखा था, और वो फ्रेम करवा के वो 2 या 3 कॉन्ट्रैक्ट उनके झोले में थे। और वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे पास 100-150 थे, ऐसे ही कागज़ मैंने गोल गोल करके एक फाइल में लगा रखे थे। तो वो अपने फ्रेम करवा के लाई थी वो 2 कॉन्ट्रैक्ट, और वो मेरे कम से कम 100 कॉन्ट्रैक्ट थे वैसे मेरे पास फाइल में। वो देख के थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मेरे पास, इनके पास तो 2 को ऐसे फ्रेम करवा के लाई हैं और मेरे पास तो 100 हैं। और उसके बाद फिर ऑडिशन हुआ। ऑडिशन में वो, मुझे ध्यान है, 150 कैंडिडेट्स में आकर, एक बाद में हमारे साथ एक ड्यूटी ऑफिसर थे मिस्टर रविंद्र राले, उन्होंने आके, वो उस समय वहाँ थे भोपाल में, उन्होंने आके कहा कि रोल नंबर 47 रुक जाइए, बाकी सब जा सकते हैं। तो रोल नंबर 47 मेरा ही था, लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गलत तो नहीं बोल दिया इन्होंने। मैं चुपचाप बैठी रही, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे साथ मेरी बड़ी बहन थी, उसने कहा 47 तो तेरा है ना, कान में धीरे से पूछा। तो मैंने कहा चुप, अभी चुप रहो। अब उन्होंने, राले जी ने 2-3 बार बोला रोल नंबर 47 कौन है, कौन है, कौन है। मेरी सिस्टर ने एकदम से कहा कि इनका है, मेरी बहन है, इनका है। तब भी मेरी खुद की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं बोलूँ कि मैं हूँ रोल नंबर 47। तो बाकी उन्होंने कहा कि ठीक है, बाकी सब लोग जा सकते हैं। अब सब ने मुझे बधाई दी और सब चले गए, मैं अकेली रह गई। अब उसके बाद दूसरी जो स्टेप थी वो ये थी कि इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू के लिए पता चला कि 4-5 लोग अंदर बैठे हैं स्टेशन डायरेक्टर के कमरे में, और मुझे अभी बुलाया जाएगा। मेरी धड़कनें बढ़ी हुई थी, मैं बहुत घबरा रही थी, और मेरी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं थी। मैं अपने मन को समझा रही थी कि अंग्रेज़ी में अगर बोलेंगे तो मैं बोल दूंगी कि भाई मैं तो हिंदी अनाउंसर के लिए आई हूँ, आप मुझसे हिंदी में बात करिए। पर फिर भी घबराहट तो थी, वो अंग्रेज़ी को लेके मैं थोड़ी कॉन्शियस थी। और फिर वो वक्त आ गया, मुझे अंदर बुलाया गया। अंदर गई तो उस समय वहाँ के स्टेशन डायरेक्टर थे मिस्टर शिंगलू। तो शिंगलू साहब बैठे थे, और 4 लोग कोई और थे, मतलब टोटल 5 लोग बैठे थे मेरे इंटरव्यू में। तो अंदर घुसते ही शिंगलू साहब मेरी फ़ाइल देख रहे थे ध्यान से। देख के उन्होंने पूछा, ये भाई ये देविंदर कौर अलाइज मधु, इसका क्या मतलब होता है? मैंने कहा सर मतलब देविंदर कौर उर्फ मधु। बोलते अच्छा, उर्फ का क्या मतलब होता है? मैंने कहा सर मतलब मेरा नाम वैसे देविंदर कौर है सर्टिफिकेट्स में, और मैंने रेडियो पे मधु के नाम से बोलना शुरू कर दिया। तो बोलते कि क्यों रेडियो पे मधु के नाम से बोलना क्यों शुरू किया? मैंने कहा कि जो वहाँ पे प्रोग्राम ऑफिसर थे वो मेरे पड़ोस में रहते थे, तो मेरी माँ मुझे पंजाबी में प्यार से लड्डू डड्डू कुछ भी बोलती रहती थी, और वो उनको सुनाई देता था मधु। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी माँ तो तुम्हें मधु बोलती है घर में, तो तुम मधु नाम से करो प्रोग्राम। तो मैंने मधु नाम से करना शुरू कर दिया। मतलब वैसे मेरा नाम नहीं था मधु, बचपन से मेरा नाम मधु नहीं था, मेरा नाम देविंदर कौर था। और माँ प्यार से बोलती थी लड्डू डड्डू कुछ भी बोलती रहती थी, और उनको वो जो प्रोग्राम ऑफिसर थे उनको वो मधु सुनाई देता था। तो उन्होंने मेरा रेडियो में मधु नाम कर दिया। अब रेडियो के ऑडिशन के और बहुत सारे सर्टिफिकेट मेरे पास मधु के नाम से थे, और वैसे मेरा नाम देविंदर कौर था। स्कूल के सर्टिफिकेट्स वगैरह में देविंदर कौर था, इसलिए मैंने देविंदर कौर उर्फ मधु ऐसे कर दिया था दोनों सर्टिफिकेट्स के कारण से। तो उन्होंने, शिंगलू साहब ने बोला अच्छा ठीक है। फिर बोलते अच्छा देविंदर कौर मतलब आप पंजाबी हैं, सरदार हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोलते पंजाबी आती? मैंने कहा हाँ। बोलते कैसे, कितनी आती? मैंने कहा बहुत अच्छे से। तो बोलते पंजाबी तो मुझे भी आती है। मैंने कहा, उन्होंने पंजाबी में बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। पूरा बाई चांस मेरी किस्मत ऐसी थी कि जो 4 दूसरे लोग बैठे थे उनमें भी शायद 3 लोग पंजाबी थे।
तो मेरा पूरा इंटरव्यू पंजाबी में हुआ। कि ना तो हिंदी में कोई बोला ना इंग्लिश में बोला, बस शुरुआत हुई और पंजाबी में चालू हो गए वो लोग। सब पंजाबी में ही बातचीत होती रही बहुत अच्छे से। और शिंगलू साहब ने कहा तुम्हारी पंजाबी तो बहुत अच्छी है, ऐसी पंजाबी तो लोग पंजाब में भी नहीं बोलते आज के मतलब उस समय। मेरी पंजाबी की भी बहुत तारीफ़ हुई। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि चलो अब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको अंबिकापुर जाना पड़ेगा, तो जाएंगे आप? तो मैंने उस इंटरव्यू में ही उनसे ये कहा था, नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि अरे फिर आप दे क्यों रहे हैं इंटरव्यू, तो ये अंबिकापुर की पोस्ट है ये जो कर रहे हैं आप। मैंने कहा वैसे दे दिया इंटरव्यू, हो देखेंगे बाद में। तो बोलने लगे नहीं ये पोस्ट तो अंबिकापुर की है। मैंने कहा पर अंबिकापुर तो मैं नहीं जाऊँगी। इंटरव्यू में मैंने ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे पता चला कि मैं जो लिस्ट थी 13 अनाउंसर्स लिए थे पूरे एमपी के लिए उस समय, उन 13 अनाउंसर में मैं पहले नंबर पे थी। तो मुझे जो हमारे उस समय इंदौर स्टेशन पे स्टेशन डायरेक्टर थे नैयर साहब, और मैं कैजुअल आती थी उस समय भी युगवाणी करने, वो भी मेरी आवाज़ को बहुत पसंद करते थे नैयर साहब। तो उन्होंने नैयर साहब ने मुझे एक दिन बुलाया और मुझसे कहा कि ये जो सिलेक्शन हुआ है इसमें 13 अनाउंसर्स लिए गए हैं जिसमें तुम पहले नंबर पे हो, तो तुम्हारी को सबसे पहले चॉइस मिलेगी कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो तुम लिख के दे दो जो भी तुम्हारी इच्छा है। मैंने लिख के दे दो कि मुझे इंदौर स्टेशन चाहिए और मैं इंदौर के बाहर नहीं जा सकती। मैंने उनके कहने से जो उन्होंने मुझसे लिखवाया मैंने तुरंत लिख के दे दिया। और उन्होंने बोला कि अब तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा क्योंकि इंदौर में भी एक पोस्ट खाली हो गई थी, नरेंद्र पंडित प्रोड्यूसर हो गए थे, तो एक अनाउंसर की पोस्ट खाली हो गई थी, तो इंदौर को भी चाहिए था। तो नैयर साहब ने मेरी फाइल पे ये लिख दिया था कि ये जो अभी जो अनाउंसर सिलेक्ट हुए हैं उनमें से मधु को इंदौर दिया जाए क्योंकि वो यहाँ पे कैजुअल भी हैं करके। तो पर मेरी किस्मत ऐसी कि उसी समय नैयर साहब का ट्रांसफ़र हो गया और नैयर साहब लखनऊ ट्रांसफ़र हो गए। वो नैयर, लेकिन उन्होंने मुझे बुला के कहा कि कुछ भी हो मैं तुम्हारी फाइल पे लिख जा रहा हूँ कि मधु को इंदौर में रखा जाए, तो इसलिए वो तुम्हें जब भी तुम्हारी पोस्टिंग आएगी तुम्हें इंदौर मिलेगा, निश्चिंत रहना। और वही हुआ कि बाद में जब इंदौर स्टेशन के लिए भी अनाउंसर चाहिए था तो मेरा इंदौर के ये इसे मैं अपनी इसका लक कहूँगी कि अंबिकापुर से बहुत आसानी से मेरा इंदौर में। मैंने 1976 में जुलाई महीने में रेडियो ज्वाइन किया था एज रेगुलर अनाउंसर। मतलब बहुत इजीली मैं कहूँगी कि नौकरी लगी थी, जैसे आज के बच्चे नौकरी के लिए कोशिश करते हैं वैसा कुछ नहीं, मैं ऐसे ही जैसे हंसते खेलते मज़े से नौकरी लग गई थी मेरी। और पहली सैलरी जो मुझे मिली थी वो 655 रुपये थी। और मेरे घर में मेरे पापा मजाक करते थे, अरे तुम तो मेरे से ज़्यादा कमाने लग गई अब। तो मैं भी उस मतलब नौकरी को कभी ऐसा नौकरी जैसा समझा ही नहीं, बहुत ही आसानी से जैसे सब कुछ मिल गया था ज़िंदगी में, ऐसा था मेरे साथ भी हो गया। मतलब 1976 में आप अनाउंसर बन गई और तब वो पहला कार्यक्रम कौन सा था जो आपने पेश किया? प्रोग्राम्स तो बहुत हुआ करते थे, लेकिन मेरे जब मैंने एकदम रेडियो ज्वाइन किया तो उस समय नैयर साहब का ट्रांसफ़र हुआ था और दूसरे स्टेशन डायरेक्टर आ गए थे केशव पांडे जी ने मुझे उन्होंने भी मेरी आवाज़ को और मेरे प्रस्तुतिकरण को बहुत पसंद किया और उन्होंने आते ही एक नया प्रोग्राम चालू किया, कुछ बातें कुछ गीत, और उन्होंने मुझे बुला के कहा कि ये प्रोग्राम आपको करना है। तो संडे को सुबह वो प्रोग्राम आता था 8:30 से 9 बजे तक, और मुझे समझाया कि कैसे करना है, कि इसमें बीच बीच में अपन छोटी छोटी कुछ बातें करेंगे लोगों से, फिर गाना सुनाएंगे। और बातें उन्होंने कहा कि मैं अखबारों में कोई अच्छी कोई खबर आती है तो उसकी कटिंग तुमको दे दिया को। पांडे जी खुद बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे प्रोग्राम्स पे कि मैं खुद भी तुमको भेज दिया करूँगा कटिंग्स, उससे तुम बात बना लिया करना, ऐसे करके। तो वो प्रोग्राम बाद में बहुत पॉपुलर हुआ, कुछ बातें कुछ गीत, और वो मैंने कई सालों तक किया। प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हुआ, कुछ बातें कुछ गीत। और मेरे अंदर भी ऐसा था, मैं किसी से छोटी सी थी, आसानी से सब कुछ मिला था, किसी से डरती नहीं थी, किसी से भी जाके कुछ भी बोला आया करती थी कुछ अपने हिसाब से। उस समय आकाशवाणी की जो रविंद्र नाट्यगृह एक ही इंदौर में था, उसमें संगीत सभाएं बहुत होती थी, लगभग मतलब हर दूसरे महीने में वहाँ कोई ना कोई संगीत सभा होती थी। आकाशवाणी संगीत, हाँ आकाशवाणी संगीत, जहाँ जिसमें पूरे देश से बहुत अच्छे सुगम संगीत के कलाकार आते थे और क्लासिकल म्यूज़िक के का आर्टिस्ट भी आते थे,
उन कार्यक्रमों में मैंने देश के एकदम जो चोटी के कलाकार थे, सुगम संगीत के भी और क्लासिकल के भी, उन सभी कलाकारों के प्रोग्राम्स का संचालन किया मैंने। जैसे उसमें एक ज़माने में उसमें निर्मला अरुण, आज के जो गोविंदा हैं कलाकार, उनकी माँ निर्मला अरुण आया करती थी, लक्ष्मी शंकर आया करती थी, रविशंकर जी की भाभी, और बड़े बड़े कलाकारों में आशा सिंह मस्ताना जो पंजाबी लोकगीतों के गायक हैं वो आया करते थे, महेंद्र चोपड़ा जो कि एल सहगल के दामाद थे वो आया करते थे। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आते थे। प्रकाश कौर, सुरिंदर कौर पंजाब के लोकगीत गायिकाएं वो आया करती थी। इनके सब के अनाउंसमेंट्स में करा करती थी और इतना पारिवारिक सा माहौल होता था उन लोगों के साथ, मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत बड़े कलाकार हैं और मैं तो एक छोटी सी अनाउंसर हूँ। वो अब इतनी इज्जत देते थे साथ में बिठा के और बड़े प्यार से सब समझाते थे, कराते थे। और मैंने 1976 से लेके 1986 या 87 मतलब 10-12 साल हर दूसरे महीने में स्टेज पे होती थी आकाशवाणी की ओर से, हर दूसरे महीने मतलब। और कम से कम 3-3, 4-4 घंटे की वो संगीत सभाएं ऐसी हुआ करती थी कि उस ज़माने में लोग गाड़ियों में बाहर, मतलब रविंद्र नाट्यगृह के बाहर स्पीकर्स लगा दिए जाते थे और बाहर गाड़ी में बैठ के लोग, क्योंकि हॉल खचाखच भर जाता था और बाहर लोग बैठ के सुनते थे सारा। और उन कार्यक्रमों से मुझे बहुत नाम मिला, लोगों से प्यार मिला। और इतना मैं अपना बताती हूँ कि मुझे इतना नाम मिला कि उन दिनों उन संगीत सभाओं में उज्जैन से शिव मंगल सिंह सुमन आया करते थे सुनने के लिए। और एक आध बार ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे बदले किसी दूसरे अनाउंसर की ड्यूटी लगी थी, नहीं था, मैं स्टेज पे नहीं थी। तो सुमन जी ने स्टेशन डायरेक्टर को बुला के पूछा कि भाई वो जो दुबली पतली सी एक लड़की स्टेज पे होती है वो कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि वो तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम दूसरे अनाउंसर की ड्यूटी लगाई है। और उसके बाद तो शिव मंगल सिंह सुमन जब भी रिकॉर्डिंग के लिए भी स्टूडियो में आते थे तो हमारे स्टेशन डायरेक्टर मुझे एक दिन पहले कहते थे, भाई कल ड्यूटी पे रहना, सुमन जी आ रहे हैं तो तुम्हारे बारे में पूछेंगे। मतलब सुमन जी का भी बहुत आशीर्वाद मिला मुझे। आकाशवाणी के कार्यक्रम का आपने संचालन किया, लेकिन वो पहला कार्यक्रम, पहला प्रोग्राम जो आपने पेश किया उसका अनुभव कैसा रहा मंच संचालन का? स्टेज पे जो मैं पहला प्रोग्राम जो मैंने किया था उसमें निर्मला अरुण पूरी स्टेज पे पहले पूजा करती थी। वो स्टेज पे अगरबत्ती लगाती थी आके और पूरा अपने चौकी वॉकी भी, वो ज़्यादा भजन गाती थी बहुत अच्छे, तो चौकी लगाती थी और सब करती थी। अब मुझे अनाउंसमेंट करना था, मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे जा रही थी। केशव पांडे स्टेशन डायरेक्टर थे और भी हमारा स्टाफ सारा खड़ा था। और मैं जैसे ही स्टेज पे गई अनाउंसमेंट करने के लिए, मैं इतनी घबरा गई, मेरे हाथ कांप रहे थे। और शायद जो सामने लोग बैठे थे जो ऑडियंस, वो भी शायद उन्होंने भी वो चीज़ मार्क की होगी कि लड़की कांप रही है। बहुत दुबली पतली थी मैं एकदम, और हाथ बिल्कुल ऐसे कांप रहा। और मैं बहुत कोशिश करके अपने हाथ को ठीक कर रही थी लेकिन बहुत घबरा रही थी। तो उतने में केशव पांडे स्टेशन डायरेक्टर पानी का ग्लास लेके स्टेज पे, उन्होंने पहचान लिया कि ये घबरा रही है, पानी रखा और बोला पानी पियो। मैंने, और ऑडियंस के सामने सब देख रहे हैं मुझे, और मैंने पानी पिया। उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया बड़े हिम्मत से, और थोड़ा सा बोला। और चुप वही फिर बात आती, मेरे को शेर व शायरी का बहुत शौक़ था। जैसे ही अनाउंसमेंट करना शुरू किया, 2-3 शेर बोले, सामने से खूब तालियां बजी, लोगों ने मतलब बहुत पसंद किया। तब थोड़ा सा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि अरे लोगों को अच्छा लग रहा है। तो फिर जब मैं पीछे गई तो पांडे जी ने बोला, बहुत अच्छा बोल रही हो तुम और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, घबराओ मत, बहुत अच्छा कर रही हो। फिर ऐसे मतलब वो पहला अनुभव मुझे हमेशा याद आता है कि मैं कितना डर के कांप रही थी और कैसे मतलब स्टेज पे गई थी। लेकिन उसके बाद तो फिर वो चल निकला, फिर तो बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते थे। जगजीत सिंह आकाशवाणी के प्रोग्राम में तो नहीं आए, गुलाम अली भी आकाशवाणी के प्रोग्राम में नहीं आए, पिनाज मसानी भी आकाशवाणी के प्रोग्राम में नहीं आई। ये आप मेरे घर में जो तस्वीरें देख रहे हैं, नौशाद हैं इसमें, मन्ना डे हैं, जयदेव हैं, ये सब आकाशवाणी के प्रोग्राम में नहीं आए। लेकिन ये इंदौर के बड़े प्रेस्टिजियस प्रोग्राम जो उन दिनों हुआ करते थे बाहर,
उसमें आया करते थे। और बाहर के प्रोग्राम्स में भी मेरी ड्यूटी लगने लग गई। ड्यूटी मतलब मुझे बाहर के लोग भी कांटेक्ट करने लगे, बुलाने लगे कि आप आइए। और जिस तरह से आप भी करते हैं उस तरह से मैंने भी एक ज़माने में स्टेज पे बहुत प्रोग्राम्स कंडक्ट किए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बातचीत का समापन मैं चाहता हूँ कि आप 2-4 शेर बोल के करिए। वो शेर जो आपका प्रसिद्ध कार्यक्रम करते थे जिसका नाम था शाम गज़ल। गुल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। सुख दुख से बेनियाज मैं जी न पाऊंगा, सुख मेरी तमन्ना है और दुख मेरा मुकद्दर है। आकाशवाणी इंदौर की सुप्रसिद्ध अनाउंसर देवेंद्र कौर मधु से की गई बातचीत का ये था पहला भाग।